ऑडियो वीडियो क्लियर? माइक टेस्टिंग, 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 माइक टेस्टिंग। कमन कमन कमन, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर की शानदार बैच निर्भय में। जी तो इस निर्भय बैच की थोड़ा सा कामकाज में उलझ गए थे दोस्त, माफ करना, ठीक है। लेकिन निर्भय बैच की इस क्लास में हम बुक 1 का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त। क्या? कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन या एक एमसीक्यू, कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन और एमसीक्यू, या सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है। ये सारे पेपर का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त। आप चाहे 2025 के 3 पेपर सेट की बात करो या 2024 के 5 पेपर सेट की बात करो, तीनों में ये सेम सीक्वेंस रही है कि सेक्शन सी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, और 2024 में बेटा सेक्शन ए में एमसीक्यूज भी था, और साथ साथ यहां पर सेक्शन सी से एक आया हुआ था 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये रेशियो रहता है आज के सेशन में, मतलब मेजोरिटी इस चैप्टर का। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आज के चैप्टर में क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है, वेव से जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो मैं क्या करवाऊंगा पता है आपको? ठीक है, रुकना 1 मिनट। टन 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 टन, एक छोटी सी रुको जा जरा। अरे भाई साहब, क्या यार, तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाऊं? तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाऊं? चलो ठीक है, सुनो। तो आज के सेशन में, हाँ, लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द ईयर, और लास्ट डे के कुछ कामकाज मैं आपको देने जा रहा वाला, मतलब कुछ देने वाला हूँ। 1 मिनट रुक जा, मैं तुम्हारी चैट एक बार ओपन कर लूँ, क्योंकि मुझे चैट में बकर करने वाले लोगों की चैट को करना है प्राइवेट। ठीक है, कर दिया। ओके, ठीक है। अब देखो मैं बात बताता हूँ दोस्त। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 3 नंबर का। तो 3 नंबर के क्वेश्चन या तो इस चैप्टर के 2 पार्ट बांटे गए हैं, या तो एक पार्ट है कि जहां पर मैक्सवेल्स इक्वेशन की बात की जाएगी, और दूसरा है कि यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में क्या होते हैं उनकी बात की जाएगी। तो यहां से 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं फटफट तुम्हें काम की बातें वो बताऊंगा, क्योंकि एक ही सेशन देंगे 3 मार्क्स के लिए, और 3 मार्क्स मतलब मेजोरिटी तुम सीक्वेंस देखोगे तो हर एक सेशन का 3-3 मार्क्स है। वैसे इस सेशन का भी 3 मार्क्स रहने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, सीधे काम की बात पे कर रहा हूं। ठीक है, सुनना बेटा। क्या ये चीजें आपने जानी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक कंसेप्ट है कि जिसमें हमने 4 इक्वेशन में डिवाइड की है बातें को। ठीक है, इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की सारी बेटा जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर्स, जितने भी कंसेप्ट हैं, उन सबको 4 इक्वेशन से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। वो 4 इक्वेशन क्या है? वो 4 इक्वेशन है कि गॉस का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला लो, कि भाई E डॉट डी एस यानी कि फ्लक्स, E डॉट डी एक्स यानी कि फ्लक्स 5E, दिस 5E इज इक्वल टू E डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा करते थे। फिर बात आती है मेरे दोस्त की गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो B डॉट डी एस की भाई कोई भी फील्ड लाइन अंदर घुसेगी तो बाहर निकलेगी, और मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स 5B 0 मिलता था क्लोज्ड सरफेस के लिए। क्या मिलता था? क्लोज्ड सरफेस के लिए ये 0 मिलता था। ओके, फिर बात की थी एम्पियर सर्किटल लॉ की, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। ये एम्पियर सर्किटल लॉ हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। फिर बात है कि लाइन इंटीग्रेशन, जैसे कि E डॉट डी एल यानी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में ये चीज होती है पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। लेकिन अगर आप कोई क्लोज्ड सरफेस की बात करोगे, लाइन इंटीग्रेशन करोगे क्लोज्ड के लिए, तो क्लोज्ड के लिए वो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो हमें मिल जाता था क्या? E डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। तो ये 4 बड़े बड़े इक्वेशन कि जिसके
जिसकी हेल्प से हम सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इक्वेशन को वापस डिराइव कर सकते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इक्वेशंस को वापस डिराइव कर सकते हैं। क्या रही बात समझ में? विष्णु प्रियांशु, देखो प्रैक्टिस कब आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कब करेगा पता है? जब सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया और सैंपल पेपर करोगे तब। सही में बता रहा हूं बेटा, कॉन्फिडेंस ना भी आए तो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप सैंपल पेपर अटेंड करोगे, अटैच करोगे, मतलब सोल्व करोगे, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए दोस्त, सब काम की बात है और सब पढ़ी हुई बात है। अब इसी में थोड़ा सा करेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये टाइम वेरिंग नहीं है, मतलब कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो उनके लिए सारे इक्वेशन सही है। अदरवाइज अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसके लिए सही नहीं रहते हैं। उसका एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूं, देखो उसका एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूं, सुनो मेरी बात सुनना कि बेटा जी ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, क्रॉस 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 साइन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर रिप्रेजेंट करता है। बेटा एक छोटी सी क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा अंदर की ओर, और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इंक्रीज कर रही है। और इसके अंदर मैं एक कोयल रख देता हूं, इसके अंदर मैंने कोयल रख दिया, बताओ इसमें इंड्यूस करंट आएगा? आएगा तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? क्या इसमें इंड्यूस करंट आएगा? छोटा सा क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट है। यूजर आईडी फटाफट 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 उड़ाना है बेटा, फटाफट जोश जुनून के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि उड़ाते जाना है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, जो और डिफिकल्ट पार्ट होगा वो। मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है, तो उसको घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो अंगूठा बाहर की ओर, करंट को कर्ल किया, इस कॉइल में कर्ल किया, तो ये मिली हमें करंट की डायरेक्शन, आई इंड्यूस्ड, ये मिली आई इंड्यूस्ड। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है भाई, बाहर की ओर आ रही ना। अब सुनो मेरी बात भाई, करंट बहना मतलब क्या? करंट बहना मतलब चार्ज का भागना। यहां पर जो चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स फिल करेगा और भागेगा, यहां पर चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में भागेगा, यहां पर चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में भागेगा, यहां पर चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में भागेगा। भाई जब ये कोइल मैंने रखी थी इस मैग्नेटिक फील्ड में, क्या वो चार्ज पार्टिकल भाग रहे थे? नहीं, तब वो चार्ज पार्टिकल भाग नहीं रहे थे। अगर वो चार्ज पार्टिकल भाग नहीं रहे थे तो उसको भगाने के लिए कौन सा फोर्स लगा होगा? तो आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा। ओके, मैंने बोला इक्वेशन लिख दो बेटा मैग्नेटिक फोर्स की, तो आपने बोला सर मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू QVB। चार्ज तो इनिशियली रेस्ट पे था, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज तो इनिशियली रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, तो मैग्नेटिक फोर्स ने मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगा कैसे? रेस्ट चार्ज पे तो मैग्नेटिक फोर्स कभी लगता ही नहीं था। तो ये कौन सा फोर्स है जो इस चार्ज को चला रहा है और करंट को इंड्यूस्ड कर रहा है? कौन सा? हाँ, कौन सा भाई? कौन सा फोर्स होगा जो इसको चला रहा है? तो वहां पर बताते हैं कि रेस्ट चार्ज के ऊपर कभी भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता है। रेस्ट चार्ज को चलाने के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रेम में आती है। कौन आती है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जो इसके ऊपर फोर्स लगाती है। इसके ऊपर जो फोर्स लगा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, लेकिन किसकी वजह से लगा है? क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड की वजह से लगा है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। तो यहां पर यह बात समझाई गई है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसी को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसका टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसने क्या किया? करंट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण किया है बेटा। ठीक है, तो अब सुन बेटा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी और टाइम वेरिंग थी, तो इसने क्या किया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण किया। तो अगर बेटा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेंगे?
क्या वो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेंगे? बताओ। हाँ यार, नेचर हैज अ सिमेट्री, नेचर हैज अ सिमेट्री। भाई अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकती है, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर सकती है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ले बेटा, क्या गजब की बात निकली है। अब हमने सोचा कि कहां पर हमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है। हमने अपने जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर पढ़े वहां से सोचा कि कौन सा ऐसा अप्लायंसेस हो सकता है, कौन सा ऐसा कंसेप्ट हो सकता है कि जहां पर हमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो बताते हैं मेरे दोस्त कि कैपेसिटर को जब कनेक्ट करते तो इनिशियली में चार्ज धर करके जाता था, ठीक है, फिर कांस्टेंट हो जाता था, ऐसा ही होता था ना। क्यों ना हम कैपेसिटर को एक एसी सर्किट के साथ ज्वाइन कर दें, तो कंटिन्यूअसली चार्ज बढ़ा चार्ज घटा, चार्ज बढ़ा चार्ज घटा, रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज गया वापस आया, तो करंट का फ्लो कंटिन्यूअसली चेंज करता रहेगा। कैपेसिटर कंटिन्यूअसली है वो अपने चार्ज वेरी करता रहेगा और कैपेसिटर अपना चार्ज वेरी करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन प्लेट के बीच में रहने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ, कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ, और कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज जैसे ही वेरी किया, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दैट्स व्हाई वी विल फाउंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर। तो यहां से ही एक कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट का ये बताता है कि क्या हमें यहां पर इस हिस्से में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हमें इस हिस्से में, क्या हमें इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? क्या हमें इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? तो हाँ जी, मिल रही है, सेम, ठीक है, सेम मिल रही है, सेम। मतलब मैंने एक बार यहां पर ऐसे एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक नीडल लगाई, और दूसरी बार यहां पर मैग्नेटिक नीडल लगाई, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल लगाई और इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल लगाई। तब भाई दोनों में हमें डिफ्लेक्शन समझ में आ रहा, दोनों में हमें डिफ्लेक्शन दिखा है। सुन बात, सुन मेरे दोस्त, बहुत शानदार बात है। क्या क्या कि यहां पर अगर, अरे भाई अभी टकरा जाता, यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहूं आर डिस्टेंस पे, तो यू विल गेट अ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। ये फॉर्मूला तो आपको पता है, एट अ पी पॉइंट, एट अ पी पॉइंट यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, लेकिन कैपेसिटर के अंदर इस एरिया में तो कुछ भी नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड मिली कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड मिली कैसे भाई? किसकी वजह से मिली? यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिली है वो भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, 2 पाई आर। लेकिन भाई यहां पर तो करंट कोई था ही नहीं, फिर भी ये कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है, कैसे? तो सेम बात जैसे वहां पर बताई थी वैसे ही, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंप्लाइज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इंप्लाइज इंड्यूस्ड बी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये और आता है मेरे दोस्त, इसमें क्वेश्चन और एक आता है, यहीं पे और एक क्वेश्चन आता है कि अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर आपने लिखा है, हाँ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर लिखा है, तो इसमें करंट कौन सा है? इसमें तो कोई करंट बह रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। फास्ट हो रहा है, फास्ट, अरे कुछ नहीं बेटा, धीरे धीरे, जो काम का पॉइंट था यहां पर मुझे पहुंचना था फटाफट, अब यहां से वापस स्लो पीढ़ी है, जो समझाने वाली बात होगी वहां पर मैं ज्यादा टाइम लूंगा ना बेटा, यहां से मुझे समझाना है। ओके, तो भाई ये कौन सा करंट है जो इसको चला रहा है? ये कौन सा करंट है? कौन सा करंट है भाई? कौन सा करंट है? कौन सा करंट है?
करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, देखो यहां पर मैंने मैग्नेटिक नीडल रखी तो मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाया। यहां पर तो समझ में आ रहा था कि डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्यों? क्योंकि करंट बह रहा है, करंट बह रहा है, इस वजह से म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई जितनी मैग्नेटिक फील्ड मिली होगी। ये तो समझ में आ रहा है, ये तो कन्वेक्शन करंट था, मतलब ये तो होता ही है व्यवहार में, ये कन्वेक्शन करंट था, ये तो बात हमें पता ही थी। लेकिन यहां पर इस पार्ट में म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, भाई सुन, इंड्यूस्ड हुई है मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड हुई है मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? सर यहां पर कोई ना कोई करंट तो होगा जो इसको बहा रहा होगा। कौन सा वो करंट होगा? वो डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको लिखा करते हैं आईडी, आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। अब इसी आईडी की इक्वेशन है, इसी आईडी की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी, डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। ID is equal to epsilon naught d 5e divided by dt. I displacement is equal to epsilon naught d 5e divided by dt. अब इसी में कोई पूछ ले बेटा कि d 5e क्या है, 5e, तो बेटा देख दो कैपेसिटर की प्लेट, प्लस 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 प्लस, यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव, इन दोनों के बीच की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? तो ई नेट, ये दोनों का समेशन होगा, ई नेट ये दोनों का समेशन होगा। सुनते जाना, मेरी खास बात ही है, सुनते जाना। ई नेट क्या होगा? ई नेट इज इक्वल टू प्लस वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो और नेगेटिव वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी। एक ही डायरेक्शन में होगी तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट। ओके सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब इसी इक्वेशन को मैं रिपीट करता हूं, यहीं पे ध्यान से देखते जाना, इसी इक्वेशन से मैं डेरिवेशन ला रहा हूं। आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट डी 5e, 5e की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, ओके, डिवाइड बाई dt, डिवाइड बाई dt, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी, डी बाई डी टी एज इट इज आया। ई की वैल्यू हमने लिखी है क्यू ए बाई एप्सिलॉन नोट, यही है ना, क्यू ए बाई एप्सिलॉन नोट, ऐसे क्यू ए बाई एप्सिलॉन नोट इंटू करके ए, इंटू करके ए, काटापीटी कर दे, ए कैंसिल आउट हुआ, ए कैंसिल आउट हुआ, मिला क्या आपको इस इक्वेशन में? एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी, यहां से बचा है क्यू, और ये एप्सिलॉन नोट तो कॉमन है ना, बाहर निकाल लीजिए इसको, ये एप्सिलॉन नोट तो कॉमन था ना, बाहर निकाल लीजिए इसको, बाहर निकाल लीजिए इसको। आशिक कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? अभी लिखा हुआ आ जाएगा। देखो तुम्हारी एक मजबूरी क्या है पता है, जब मैं समझा रहा था ना तब तुम्हारा ध्यान इधर उधर की हवाबाजी में होता है। तुम्हें बता रहा हूं, पहले अच्छे से समझा रहा हूं, समझो। अभी ये कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, सब चीजें कनेक्ट करेगी। जब भी समझा रहा होता ना बीच में ये समझ में नहीं आया तो तू ध्यान देना बेटा, तू ध्यान देना बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। और ये कंसेप्ट अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है 5 मिनट में, अभी ये 15-20 मिनट और चलेगा, तो इसमें हर एक चीज़ कवर हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस रख बेटा, रिपीट हो जाएगी ये चीज़। तुम्हें पेशेंस नहीं है बेटा, अभी तुम पिछले वाले पॉइंट क्या चिल्ला रहे हो, अभी ये पॉइंट और समझा दूंगा तो भूल जाओगे कि ये पॉइंट क्या था। जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे, ठीक है। मैं पूछूँ डाउट तब अपने डाउट फट 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 स्वाहा करते जा बेटा, ठीक है। सुनो क्या मिला यहाँ पर, डी क्यू बाई डी टी। सुन दोस्त, डी क्यू बाई डी टी, चार्ज वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट एप्सिलॉन कैंसिल आउट हुआ, और ये चार्ज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट जो पहले से था। इसका मतलब यह है कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी है, आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट है इज इक्वल टू कन्वेक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कन्वेक्शन करंट। क्या बात सुंदर सी, क्या बात बताई, क्या बात बताई, क्या बात बताई। पहले देख, रिपीट कर रहा हूं,
पहले इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक नीडल रखी, डिफ्लेक्शन आया तो आया, क्यों आया? क्योंकि पता है करंट कैरिंग कोई वायर है कि जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, जो कि वी कैन राइट इट्स अ कन्वेक्शन करंट, और इसी करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली थी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr इस पॉइंट पे, जो कि सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो पढ़ के आए थे चैप्टर नंबर 4 में। तो बोला हाँ ओके ऑल गुड, लेकिन यहां जब कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर कन्वेक्शन मतलब अब तक जिस करंट को नाम देते थे, जो करंट बोलते थे, वह कन्वेक्शन करंट ही था, जो कंडक्शन करंट ही था। मेटल में बहने वाला करंट यानी कंडक्शन करंट, ठीक है, ये मेटल, वायर में बहने वाला करंट यानी कंडक्शन करंट, वायर में बहने वाला करंट यानी कंडक्शन करंट। और यहां पर करंट देखो किससे बहा होगा, किससे बहा होगा? कुछ है नहीं, फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, कुछ है नहीं फिर भी करंट फ्लो करता है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस नीडल में चेंज आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था। कैसे निकालते हैं इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू? तो इक्वेशन बताई, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। फाइव कितना होता है कैपेसिटर की प्लेट के बीच में? ई डॉट ए, ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा यानी कि क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, लिखा, ए कैंसिल आउट किया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू और ये dt डिफरेंशिएशन किया, करंट मिल गया। तो ये करंट डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कन्वेक्शन करंट जितना, कंडक्शन करंट जितना ही होता है। अगर कंप्लीट एरिया हम पसंद कर रहे हैं तब की बात है। ओके, हो गई कहानी खत्म। इसके पीछे का रीजन भी क्या था वो हमें समझ में आ गया कि भाई एक्चुअल में रीजन तो ये है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो इंड्यूस्ड करती है मैग्नेटिक फील्ड को। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है तो इंड्यूस्ड कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे कि इस एग्जांपल में था। इस एग्जांपल में क्या था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसका अपोजिट एग्जांपल ये कैपेसिटर में आया, और तब जाके हमने करंट के बारे में जो बात बताई उसको डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से लिखा गया है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल है, वो डिफ्लेक्शन शो करती है, इट ऑब्जर्व दैट इज ऑल्सो डिफ्लेक्टेड। मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई होगी? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में? तो जो बी डॉट डी एल की म्यू नॉट इंटू आई इक्वेशन थी ना, एम्पियर बाबा की इक्वेशन, ये इक्वेशन थी ना, इसमें करेक्शन आया, इसमें करेक्शन कर रहे हैं ध्यान से। बाकी सबको मिटा दें यहां पर थोड़ी देर के लिए। हम किस पे फोकस ला रहे हैं? हमारा फोकस किधर है? हमारा फोकस अभी के लिए चल रहा है यहां पर। इसमें कोई करेक्शन करने जा रहे हैं। लो जी बेटा, इसमें करेक्शन कर लिया, इसको करेक्शन कर दिया। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहां पर कंडक्शन भी आएगा और डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा। डिस्प्लेसमेंट कहां आता है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो देख लीजिए उस इक्वेशन को वापस यहाँ पर, उस इक्वेशन को वापस यहाँ से अच्छे से देख लीजिए। क्या है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ के हिसाब से इसको जानते हैं, एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन के हिसाब से भी इनको जानते हैं। लॉ भी कहा जाता है, इक्वेशन भी कहा जाता है, कि क्लोज्ड लूप के लिए आप अगर लाइन इंटीग्रल लेते हो तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी के इक्वल होता है, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी के इक्वल होता है। हाँ, ये चीजें मैक्सवेल बाबा ने ऑब्जर्व की थी और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है आशी, कोई बात नहीं आशी बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन समझना दोस्त, देखो इसमें बुराई नहीं है, तुम पूछते हो मुझे, मतलब कभी कभी मन भी करता है कि मैं बता देता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की होती है कि भाई जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कर, इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। मैंने कहीं पे तेज चला है, इसका मतलब समझ लेना कि वो काम की बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे कहीं और काम की बात आ रही है, इसलिए समय बचा रहे हैं। इसलिए रवि सर समय बचा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बेटा। हर एक स्टेप के पीछे कहानी होती है, और इवन हर एक की कहानी होती है। ठीक है, आईएमपी पार्ट है ये, डेरिवेशन आईएमपी पार्ट है, कोई पूछे डेरिवेशन आईएमपी पार्ट है। और इवन ये सीबीएसई ने पूछा हुआ है, ये सीबीएसई ने पूछा हुआ है। ठीक है, ओके, बढ़िया। अरे अब भी बताया था, ले आ गया। देखो कुछ काम है वो मैं आपके ऊपर सौंपूंगा यहाँ पर, आज के क्लास में मैं कुछ काम आपको भी सौंपूंगा।
सर जी आपने जो प्रूव करा है वो एग्जाम में पूछा, लीजिए बेटा ये एग्जाम में पूछा कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चेंज्ड बाय अ सोर्स, AC सोर्स, शो दैट द सम ऑफ अ कंडक्शन करंट IC एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ID हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल पॉइंट्स इन अ सर्किट। लो बेटा, ठीक है, ID नाम से या ID नाम से हम लिखते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक बार सोचने के लिए बोल रहा हूं, हाँ एक बार सोचने के लिए बोल रहा हूं, इसका आंसर मुझे आराम से देना। जब नेक्स्ट सेशन होगा तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं स्लाइड्स में लेके आऊंगा, लेकिन मतलब कैसे लिखना है वो भी लेके आऊंगा। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूं दोस्त कि एक बार जरा घर पे जाके आराम से सोचना कि किशोर बाबा का फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, यहां पर फॉलो होता है कि नहीं होता है, जंक्शन रूल यहां पर वैलिड है कि नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो अभी। जंक्शन रूल यहां पर वैलिड करता है कि नहीं करता है, क्या लगता है आपको? आउटर साइड पे IC इज इक्वल टू I होता है, I डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ अंदर जैसे जैसे जाओगे बेटा तो अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट बहता है, ID इज इक्वल टू I होता है, कन्वेक्शन करंट 0 होता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ मैंने जो लिखवाया वो पेपर में लिखना और कुछ और ऐड कर देना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी जरूरी है। मैं तो समय बचाने के लिए, मतलब ऐसा कि जो समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, लेकिन कुछ काम की बात है तो साथ साथ आपको दिमाग में आए तो वैसे लिखते जाना। बहुत बढ़िया। हाँ वो करंट वाला रूल ही बोल रहा हूँ, फर्स्ट रूल करंट रूल, लूप वाला नहीं है बेटा, करंट जंक्शन रूल था ना, जंक्शन रूल याद कर, ऐसे था, I1 आया, I2 I3, करंट I1 और ये I2। ओके, तो इस वजह से हमने सारे में मेजरली क्या करेक्ट किया है, सारे में मेजरली हमने ये करेक्ट किया है। एक तो E डॉट DL वाला करेक्शन किया है कि इट्स नॉट इक्वल टू 0, फेराडेज लॉ हमें पता है। यहाँ पर E डॉट DL आप 0 कैसे लिख सकते हो भाई, फेराडेज लॉ यही कहता था ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका ये था कि E डॉट DL इज इक्वल टू d∅dt, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाई dt। यहाँ पर लिख देता हूँ वापस फेराडेज लॉ, E डॉट DL, EMF इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस मिलती है, E डॉट DL इज इक्वल टू माइनस d∅dt, ये फेराडेज लॉ। तो फेराडे लॉ की वजह से हमने इस पार्ट में करेक्शन किया, और बाकी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मिल रही है चीज जो मैक्सवेल बाबा ने बताई। तो एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ के हिसाब से हम लिख रहे हैं क्या, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस, ऐसा लिख देना, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID की इक्वेशन ये है, ID की इक्वेशन ये है। ध्यान से सुन, समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से सुन, समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिए। ये 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, मतलब मुझे कोई पूछे कि सोनपरी की छड़ी लगा के यहाँ पर 3 स्टार कर सकते हैं, तो मैं 100% उनको बताऊंगा बेटा 3 नहीं 4 स्टार कर ले। इसमें से ना 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन अगर किसी को बिना सोचे समझे कोई दे देना है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन सबसे आसान रहता है कि मैक्सवेल बाबा की 4 इक्वेशन बताइए। इन्हीं को मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। E डॉट DA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से भी जानते थे क्या, हाँ जी। फिर B डॉट DA मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं क्या, हाँ जी 0, ठीक है। फिर दूसरे केस में दोनों का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म आ रहा है, याद रखना। गुस्सा कर रहा हूँ क्या मैं, गुस्सा कर रहा हूँ, सॉरी, गुस्सा कर रहा हूँ मैं, गुस्सा कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ मैं, गुस्सा कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ मैं, गुस्सा कर रहा हूँ मैं। गुस्सा कर रहा हूं मैं, दिव्या, आदित्य शरद श्रीवास्तव, प्रियांशु राज, तनिष्का, गुस्सा कर रहा हूं मैं, सॉरी, अरे सॉरी यार, अरे वो क्लास मेरी लेट हो गई ना तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, ठीक है। लेकिन मैं आपके ऊपर क्यों गुस्सा लगा रहा हूँ, आपकी वजह से तो, सॉरी 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 बेटा, सॉरी।
सॉरी बेटा सॉरी, मेरे दोस्त हो ना, मेरे छोटे भाई बहन हो ना, छोटे भाई बहन हो ना, तुम बढ़ोगे ना यार। सॉरी बेटा। अरे देख, ये 2-3 दिन होता है ना जो न्यू ईयर वाला पार्ट होता है, जो लास्ट ईयर मतलब अब आखिरी दिन सब खत्म, अब नए दिन मिले। अरे भाई ठीक है यार, सब दिन है वैसे दिन है, मुझे मेरा काम करना दे। मेरे लिए हर दिन नया होता है, मेरे लिए हर दिन आखिरी दिन होता है, मुझे मेरा काम से मतलब है। मतलब ऐसा एटीट्यूड मेरा हो गया है, मुझे दूसरी एक्टिविटी में मत घसीट। सॉरी आयुष कुमार बेटा, हेडफोन लगाया, लेकिन मेरे सेशन में तुम आवाज़ छोटी रख सकते हो, चिल्लाऊंगा नहीं। लेकिन सीधा देखो, मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि मैं अब ऐसा होगा, मुझे बस पढ़ाने दो, मुझे बस पढ़ाने दो, इधर उधर की एक्टिविटी में मुझे मत घसीटो, पढ़ाने दो, हमें सिर्फ पढ़ाने दो, ठीक है। तो वो एटीट्यूड हो गया, तो उसमें दूसरे तीसरे काम में थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए, हर काम में इक्वली बढ़िया होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ सही में, मतलब चलो छोड़, नहीं बुलाऊँ, डोगेस बोलते, आपको कैसे बोलूँगा। बहुत आराम आराम से पढ़ाऊँ, आराम आराम से पढ़ाऊँगा। ले सॉरी दोस्त, देखो मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर सकता, उसके पीछे का रीज़न है, आज मैं जो हूँ, जो कुछ भी हूँ, वो सब आपकी वजह से हूँ। सही में, आप मतलब अपने आप को ऐसा मत समझना, लेकिन हर एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो गुस्सा मुझे तुम्हारी वजह से आता है, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, ना कि अदर एक्टिविटीज़ में। तो इस वजह से थोड़ा बहुत आ जाता है गुस्सा दूसरों के ऊपर, लेकिन वो निकलता यहाँ पर है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा जोर ज़्यादा चलता है। कॉमन सेंस, मतलब वो लॉजिक यही रहता है कि हाँ मतलब लॉजिक यही रहता है कि देखो, तुम्हारे ऊपर भी कोई चिल्लाता है, चिल्लाता वाले नहीं, लेकिन तुम चिढ़ जाते हो ना, ऐसे चिल्लाने वाली बात ही नहीं है, लेकिन चिल्लाता है तो ऐसा होता है कि तुम्हें अगर चिढ़ मचती है तो तुम किसके ऊपर उतारोगे, तुम्हारे से जिसके ऊपर तुम हक रखते हो, जिसको तुम प्यार करते हो, कि भाई इसको मैं डांट सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। तो वैसी बात है कि थोड़ी मुझे चिढ़ मचती है, अरे भाई मुझे काम करने दे, तो मुझे चिढ़ मचती है तो मैं तुम्हारे ऊपर डांट देता हूँ। सॉरी बेटा, अब ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है, सॉरी। चलो, लेकिन किसने बताया था यहाँ पर, कोई पता नहीं चला, लेकिन कौन बोल के गया सर गुस्से में मत पढ़ाओ। चलो चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। देख मैं सही में बता रहा हूँ, ये 4 इक्वेशन है, मेरे हिसाब से बताऊँ तो 4 इक्वेशन बहुत एमपी है। फिर मैंने पढ़ा है उसमें से सबसे एमपी पार्ट में क्या आता है, ये डेरिवेशन था, वो सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है। ये डेरिवेशन बेटा सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है, याद रखना। इसके पीछे का रीज़न याद रखना, एमसीक्यूज पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ओके, डिस्प्लेसमेंट की करंट की डेफिनेशन मैंने जैसे समझाया उस हिसाब से लिख लेना बहुत अच्छी तरीके से, मतलब फ्रेम कर लेना, उसमें कोई रटने वाली बात नहीं। मतलब आज के सेशन में ना रटना बहुत आएगा, तो मैं तुम्हें नहीं मतलब ऐसा बताता हूँ कि अभी से रटते चलो, अभी बहुत सारी चीज़ें रटने की आएगी इसमें, इसलिए बता रहा हूँ कि जो समझ में आ रहा है उसको फ्रेम कर लो, उसको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर लेना अच्छे से। ओके, हाँ सही बात है। जिसने वो मैसेज किया था ना कि सर गुस्से में हो, तो उनकी वजह से मेरा मूड बहुत सही हो गया है। चलो बढ़िया, अब सुनो एक और बात, सुनो एक और बात, मैं बता रहा हूं मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में। ये बता दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन, 4 इक्वेशन, चारों के बारे में बता दिया। अब सुनो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात अब से शुरू होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनती है? तो हमने बात की थी कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी बोला था, अभी वापस बोल रहा हूं कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है बेटा, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का निर्माण करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मोशन करता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मतलब उसके आसपास, चार्ज के आसपास
ये चार्ज q के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। फिर बात है एक्सेलरेटेड मोशन। अगर चार्ज पार्टिकल है वो किसी एक एक्सेलरेशन से भाग रहा है, ठीक है, किसी एक्सेलरेशन से भाग रहा है, किसी कोई एक्सेलरेशन से भाग रहा है, एट द टाइम व्हाट यू विल गेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कोई पूछे दुनिया में तुमसे कि भाई कब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, तो बताना कि चार्ज पार्टिकल अगर कुछ एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो कि जिसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ना हो, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, तब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी। क्या ये बात समझ में? तीसरा हमारे लिए काम का था, ये तीसरा हमारे लिए काम का था। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू दिव्या। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसी की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। सुनना इस बात को, कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझे ना ये चीज़ बहुत गंदी लगती है कभी कभी, तब इनको मतलब ये छोटा टाइटल होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो ठीक है, छोड़ो, अभी तो क्या है, अब तो हो गया तो हो गया। कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखो इलेक्ट्रो भी है, मैग्नेटिक भी है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, दोनों ऑसिलेट कर रही है और एक दूसरे से परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगी। क्या करेगी? एक दूसरे से परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नाच रही है बेटा, तीनों एक मतलब दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर नाच रही है। मतलब ये एक्स में है, ये वाई में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई में है, एक्स में, मतलब दोनों अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, दोनों अपनी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक एक्स में है तो दूसरा वाई में है, दूसरा वाई में, तीसरा जेड में है, मतलब ऐसा बता सकते हो। ओके, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। बढ़िया सर, बढ़िया। मतलब मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये सुडुक 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 सुडुक, ये फिर ये, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर है एक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नाच रही है पता है? ऐसे शुक्र शुक्र ऐसे, या ऐसा मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई में नाच रही है, ऐसे ऐसे ये वाई में नाच रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नाच रही है, क्या नाच रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड नाच रही है वाई की डायरेक्शन में। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नाच रही है वाई की डायरेक्शन में। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इससे ऐसे परपेंडिकुलर टुकुर टुकुर, ये मैग्नेटिक फील्ड इससे ऐसे 90 डिग्री बना के टुकुर 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 टुकुर, ऐसे इससे 90 डिग्री पे नाच रही है। याद रखना बेटा, कैसे नाचेगी? ऐसे 90 डिग्री, मतलब ये ऐसे वाई में, ये वाई में ऊपर नीचे हो रहा था, ये जेड में नाच रही है, टुकुरु टुकुरु टुकुरु, ऐसे जेड में नाच रही है। समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो अच्छे से, ये देख ध्यान से, टुकुरु 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 टुकुरु, ठीक है। ये 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 ये, फिर ऐसे पीछे, ऐसे पीछे, ऐसे पीछे, ऐसे ऐसे ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे वाई में। समझ पा रहे हो इस बात को? समझ पा रहे हो इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई में ओसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जेड में ओसिलेट कर रही है। तो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे जा रही है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बेटा? वाई में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे? जेड में। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे? आगे बढ़ रही है इन तीनों से परपेंडिकुलर। तो सीधी सादी सी बात है यहाँ पर,
सीधी सादी सी बात है यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर, दोनों से 90 डिग्री बना रहे। तो इसका जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, देखो एक एक्स में है, एक वाई में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे चलती हुई, मतलब जेड की डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई पता चल रही है। समझ में आ रही है? हाँ, तो ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बेटा 90 डिग्री एंगल से ई क्रॉस बी करके डायरेक्शन निकाल लेंगे। खत्म बात बेटा, खत्म बात। अब कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वैक्यूम में, एयर में कितनी स्पीड से भागती है, तो c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भागती है। कौन भागती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भागती है। कौन भागती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भागती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तीन बात मैंने अब तक बताई है। 3 बात बताइए, 1 2 3। 3 बात मैंने बताई है। क्या 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 मैंने बताया यहां पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर नाचेगी, परपेंडिकुलर होगी, उसका प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर होगा इन दोनों से, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होगी। बस खत्म, बस खत्म। ठीक है, अब वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है कितनी? वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। तो इसको लिखने का तरीका है, एक बहुत सही सटीक तरीके से इसको लिखा जाता है, सही सटीक तरीके से इसको लिखा जाता है। लाइक c इज इक्वल टू 1/√μ0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। इसी को हम 3 × 10⁸ लिखते हैं। अगर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो डुक 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 डुक। तो याद रखना बेटा, सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी f नोट, नोट चेंज, नोट चेंज। वेलोसिटी चेंजिंग, वेलोसिटी एंड लैम्बडा चेंज होगी। वेलोसिटी की इक्वेशन एफ लैम्बडा होती थी, याद रखना बेटा, ये भी काम में आएगा अभी आने वाले चैप्टर्स में, यहाँ पर भी काम में आएगा। अब बात है यहाँ पर कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं, 1/ उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव, मीडियम का परमिएबिलिटी और परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों लिख लिया, तो 1/ परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। ओके, अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते करते आगे बढ़ते हैं। तो 1/μm, तो ये आ जाएगा μ0 × μr, फिर ये εm, तो ε0 × εr। ओके, अब दोनों में से ध्यान से देखना बेटा, मैं कॉमन आउट निकाल लेता हूँ εr और μr को, या कौन, ठीक है, मतलब दोनों को मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखना, मैं दोनों को ऐसे लिखता हूँ, एक साइड ε0 और μ0, ठीक है, और दूसरी साइड μr और εr, μr और εr। ध्यान से देखना, 1/ε0 और μ0, इसको क्या कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं? c, इसको हम लिख सकता हूँ c। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू √ में μr εr, खत्म। c √ μr εr, c √ μr εr। हाँ, ये ट्रांसवर्स टाइप की होती है, यहाँ पर पार्टिकल है वो प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर नाचते हैं, प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर नाचते हैं। प्रियांशु, μr इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और εr इज इक्वल टू εm डिवाइड बाई ε0, और μr इज इक्वल टू μm
डिवाइड बाई म्यू नॉट। म्यू एम इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू एम की जगह एप्सिलॉन एम की जगह मैंने क्या लिख लिया, म्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और म्यू एम की जगह क्या लिख लिया, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, बस यहीं से लिख लिया। करेक्ट, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। बहुत शानदार बात, जिसने भी बताया बेटा दिल छू लिया तूने, दिल छू लिया बेटा तूने। सी बाई एन, इस एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इसी को हम लिखते हैं अंडर रूट में एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। बहुत बढ़िया, यहाँ से एमसीक्यू जा सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, एमसीक्यू जाएगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से एमसीक्यू जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा, एमसीक्यूज पूछा जाएगा। एंजॉय ही तो नहीं कर पा रहा हूँ, पार्टी तो है लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे गंदी आदत लग चुकी है बेटा, मतलब वो बूढ़े लोगों को जैसे आदत लगती है ना कि मुझे मेरा काम करने दो, तुम्हें मौज करनी है तो करो। ओके ठीक है, अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे और बढ़ाते हैं कि डू नॉट रिक्वायर्ड, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है बेटा। हक, कोई मीडियम पर बेस्ड नहीं है, कोई मीडियम की मोहताज नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सूरज दादा से अर्थ तक पहुंचती है बिना किसी मीडियम के, तो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है, पानी में भी ट्रैवल कर सकती है, केरोसिन में भी ट्रैवल कर सकती है, और एयर में भी ट्रैवल कर सकती है। किसी मीडियम की आवश्यकता यहां पर नहीं है। किस टाइप की वेव है, ट्रांसवर्स टाइप की वेव है। ट्रांसवर्स वेव को ऐसा कहते हैं कि जो वेव की डायरेक्शन है उससे पार्टिकल की डायरेक्शन 90 डिग्री होती है। मतलब वेव की डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसमें जो पार्टिकल नाचते हैं वो वेव की डायरेक्शन से 90 डिग्री पे नाचते हैं। एनर्जी और मोमेंटम को साथ में लेके चलती है बेटा ये वेव। एनर्जी की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू एच एफ, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, या एच सी बाई लेमड़ा भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एफ लेमड़ा इज इक्वल टू सी होता है, इसलिए आप दूसरी इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ या एच सी बाई लेमड़ा। इसके साथ साथ दूसरी इक्वेशन ये भी लिख सकते हो, पी मोमेंटम इज इक्वल टू यू बाई सी। एनर्जी लिखिए यू बाई सी के फॉर्म में, एनर्जी इज इक्वल टू यू बाई सी, खत्म बेटा। ई बाई सी भी लिख सकते हो लेकिन यू लिखा है, कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। आ रही है क्या बात समझ में? हवा में जा रही है। ओके, अब इनहेरेंट का मतलब ये होती है कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी की जो, मतलब शब्द भारी इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको कहीं दिखे तो याद आ जाए भारी शब्द से, अदरवाइज तो पता चल ही जाएगा कि व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, जो मैंने पहले ही बता दिया था इस स्लाइड पे, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्या ये बात समझ में आई? बात समझ में। अब क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करूं, क्वेश्चन का सिलसिला क्या मैं शुरू करूं बेटा? क्या मैं क्वेश्चन का सिलसिला शुरू कर सकता हूं? बस ये कितनी प्रॉपर्टीज मैंने याद रखवाई आपको, इक्का दुक्का तिक्का, 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये 6 और ये 7। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन। अरे मैं सीरियस नहीं होता हूं, लेकिन रौनक बेटा खराब चीज है ये। हो सीरियस नहीं हूं, लेकिन कुछ चीज़ों से बंधा हुआ हूं मैं। मतलब मैं ऐसा बता सकता हूं कि मैं एडिक्टेड हूं। किस चीज़ का एडिक्टेड हूं? मैं आपका एडिक्टेड हूं कि रोज़ आपसे नहीं मिलूंगा, आपको नहीं पढ़ाऊंगा बेटा तो मैं अपने आप को खो दूंगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है छुट्टी लेना। तो 2025-26 में याद नहीं है शायद मैंने छुट्टी ली है कि नहीं ली है। मतलब कोई इमरजेंसी केस हो तब बात अलग है, लेकिन मैं ना बीमार हुआ हूँ और ना मैंने कोई क्लास कैंसिल की है। क्लास कैंसिल की भी होगी तो मैं कहीं ट्रैवलिंग में होऊंगा, इसी वजह से की होगी। कहीं घर से यहाँ आ रहा हूँगा या घर गया हूँगा तभी ली होगी।
ठीक है दिव्या बेटा, तू अब वापस डांट खाएगी दिव्या। हाँ, प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं या एमसी एमसीक्यू जा सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बेटा, तो हमें इस चीज से अवेयर रहना है। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैक्यूम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, E इज इक्वल टू 6.3 कोस 1.5 वाई, हो रे भाई साहब 4.5, ये 4.5 होगा, इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। अब शायद है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तुम नहीं जानते हो। एक और रिलेशन यहां पर याद रख लेना, E नोट बाई बी नोट डिवाइड बाई सी, ऐसे E नोट डिवाइड बाई बी नोट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट सी यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रख लेना है थोड़ा, ये भी काम का है। यहाँ से डायमेंशनल एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि ये बी नोट का ई नोट डिवाइड बाई बी नोट और उसका होल स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होगा, तो ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सेम यहाँ से भी डायमेंशनल एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1/μ0 एप्सिलॉन नोट रूट में है तो उसका यूनिट क्या होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल जितना होगा, तो वो सीधा बता सकते हो आप। ओके, अब देखना बेटा क्वेश्चन क्या है। तो मैं पहले आपको बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव इक्वेशन के बारे में, वेव इक्वेशन के बारे में। वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख रहे हैं ना ऐसे, E नोट साइन ओमेगा टी माइनस kx, ऐसी इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखनी है तो m नोट की जगह b नोट लिखते हैं हम, b नोट साइन ओमेगा टी माइनस kx। ये जो ब्रैकेट में है ना, साइन के जो पेट में है ना, ये साइन के पेट में है ना बेटा, ये पेट से, तो साइन के पेट में जो है उसको कहते हैं फेज। क्या कहते हैं? फेज। तो यहाँ पर ई नोट साइन φ1 ऐसा भी बोल सकते हैं, और बी नोट साइन φ, ये साइन के ब्रैकेट में जो उसको फेज कहते हैं, क्या बोलते हैं? फेज। ओके, फेज। अब ई नोट यानी एम्पलीट्यूड है, इसको y की जगह पे है ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, ऐसा भी लिखा करते हैं कई बार। तो ई नोट और बी नोट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड। ओके सर, फिर इसके रेशियो के बारे में बताया कि ई नोट डिवाइड बाई बी नोट इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट सी के इक्वल, स्पीड ऑफ लाइट सी के इक्वल ये होता है। ओके, सुनते जाना मेरी बात, सुनते जाना मेरी बात। ओमेगा टी माइनस के एक्स, परफेक्ट यहां तक की बात। ओके, समझ में आ रही नहीं यहां तक की बात? कोई पूछे कि अगर ये आई कैप में है और ये जे कैप में है, बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन के लिए आप यूज करोगे ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी यूज करोगे। ई यानी कि आई कैप में, क्रॉस करके बी यानी कि जे कैप में। ई क्रॉस बी को क्या करेंगे? के कैप कर लेंगे, ई क्रॉस जे को हम के कैप कर लेंगे, खत्म बात। ये पढ़ी हुई बात है ना, आई जे के, याद है ना बेटा? ये आई जे के आई, अगर इसी लाइन में चलोगे बेटा तो आपको मिलेगा एक भाई, जैसे आई से जे चले आपको के मिला, के जे से के चले आपको आई मिला। इससे उल्टा चलोगे तो बेटा नेगेटिव में मिलेगा, तो बेटा नेगेटिव में मिलेगा। याद है? बहुत बढ़िया। हाँ, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, बी नोट मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। ओके, ठीक है बेटा। एक शानदार क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ओह ठीक, ये रहा। E इज इक्वल टू ई नोट, E इज इक्वल टू ई नोट, साइन की जगह पे यहां पर कोस है तो कोस, फिर ये के एक्स तो के वाई लिखा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, वहां पर x में मूव कर रही थी इसलिए x था, यहां पर y में मूव कर रही होगी तो y होगा। जब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नोट, ओके, कोस
फिर ये के वाई प्लस यह आ जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, क्या है इतनी बात समझ में? क्या है इतनी बात समझ में? ये शायद जे कैप में होगा, शायद जे कैप में होगा, या यहां से हटा दिया जाए। अब यहां से कंपेयर करके हमें बताना है कि इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो बेटा याद रखना, बेटा देख, पहले वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, तो जो के की वैल्यू आती है ना, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमड़ा। तो के से कंपेयर किया, क्या मिला? 1.5 रेडियन पर मीटर है। 2 पाई की वैल्यू लिखो, यहां से लेमड़ा फाइंड कर लो, यहां से लेमड़ा यू विल गेट। फ्रीक्वेंसी ओमेगा से कंपेयर करो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है इक्वेशन के हिसाब से? 4.5 इंटू 10⁸, यहां से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो बी पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो ई नोट डिवाइड बाई बी नोट इज इक्वल टू होता है सी यानी 3 इंटू 10⁸, और ई नोट की वैल्यू क्वेश्चन से ही पता चल जाएगी 6.3 है। ई नोट की वैल्यू कितनी है? 6.3 है। बन गया बेटा, यहाँ से आपको बी नोट की इक्वेशन मिल जाएगी। बस राइट द एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस वे, मतलब फॉर दिस वे। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नोट, इसका जो भी फेज है वो एज इट इज आएगा, जो भी इक्वेशन है वो एज इट इज आएगी, कोस के वाई प्लस ओमेगा टी, जो भी बाकी सारी चीज़ें वो सेम एज इट इज आएगी। बस आपको चेंज क्या करना था? आपको चेंज करना था बी नोट, एम्पलीट्यूड चेंज करना था, बाकी इक्वेशन सेम आएगी। समझो तो एक बार, मतलब ये समझ में आए तो स्वाहा बोलो, और ना चीज समझ में आए तो बता दो मुझे। कोई चीज ना समझ में आए तो मुझे बताओ, कुछ भी बात, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत स्पीड हो गई। बताओ, ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, 2024 में पूछा गया था। कंपेयर ही करना है, बस दिखने में बड़ा है, अंदर से खोखला क्वेश्चन है। याद रखना, फिजिक्स के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत होंगे जो देखने में बहुत डरावने होंगे, लेकिन करने में, सोल्व करने में बहुत आसान होंगे। और बी पार्ट में क्या किया हमने? ई नोट डिवाइड बाई बी नोट इज इक्वल टू सी। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। बताओ अब कौन बोल रहा था मेरे सामने? सर गुस्सा हो रहा है। किसको समझ में नहीं आया था? किसको समझ में नहीं आया था? बताओ, किसको समझ में नहीं आया था? ठीक, बढ़िया 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 बढ़िया। अब क्वेश्चन का आंसर दो ना। देखो, फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ। फटाक से बताओ, ए मारो। अरे गुस्सा नहीं हो रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हर्षित, कोई आईएससी बोर्ड वाला बोल रहा है कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा हमें पढ़ाने में। लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। सही बात है, 0। कोई π/2 बोल रहा है तो याद कर ले बेटा, π/2 नहीं होता है। क्यों?
फेज की बात कर रहे हैं, E इज इक्वल टू ई नोट साइन, ये जो भी ब्रैकेट में है वो, और B इज इक्वल टू बी नोट साइन के जो भी ब्रैकेट में हो गए वो, मतलब ये दोनों का फेज है वो सेम सेम ही रहेगा, सेम ही रहता है, इसलिए फेज डिफरेंस 0 आता है, इसलिए फेज डिफरेंस 0 आता है। ठीक है, ओके, फेज डिफरेंस 0 आएगा। अब एक एनर्जी डेंसिटी का एक कॉम्प्लिकेटेड, इससे बाद कहानी वापस बहुत आसान हो जाएगी। ये एक डेरिवेशन है और थोड़ा अच्छा वाला डेरिवेशन है, ये थोड़ा अच्छा वाला डेरिवेशन है एनर्जी डेंसिटी। सुनना बेटा, बहुत शानदार बात से बताऊंगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां कहीं भी बहती है ना, जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहती है या जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बहती है, जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बहती है, तो इनमें कोई भी एक यूनिट सेक्शन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एक यूनिट सेक्शन निकाल लीजिए, यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए। यहां पर भी एक यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए। ये यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जितनी एनर्जी देगा, ई स्क्वायर जितनी एनर्जी देगा, म्यू बी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर जितनी एनर्जी देगा। ठीक है, मैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं, मैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं, मैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर बी और ई है क्या, उसकी जगह पे मैं आरएमएस वैल्यू पुट कर सकता हूं कि ये इसकी आरएमएस वैल्यू है, ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी आरएमएस वैल्यू है। ओके, अब बात यह है कि आरएमएस होता कितना है, 1/2 जितना, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नोट स्क्वायर डिवाइड बाई √2 और उसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब स्क्वायर किया, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नोट स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी सेम बात, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी आर एम एस याद कर बेटा, बी नोट डिवाइड बाई √2 होता है। आर एम एस की वैल्यू वही, ओरिजिनल डिवाइड बाई 2, ओरिजिनल डिवाइड बाई √2, तो इसको कॉमन निकाला 1/4 बी नोट और ये हो जाएगा, ए रुक रुक, अरे रुक बाबा रुक, हो भगवान माफ करे, भगवान माफ करे, मुझे प्राण ले लो भगवान। भाई माफ करना, भगवान माफ करे मुझे। सेम सेम कैसे चलता गया मैं भी, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नोट, ऐसा होता है, ऐसा होता है। सही में सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्त, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये आरएमएस के फॉर्म में लिखा जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्त, मतलब मैं भी पता नहीं क्या नींद में आया हूँ। 1/2 म्यू नोट कॉमन आउट निकाला, बी आर एम एस यानी कि बी नोट डिवाइड बाई √2 और इसका स्क्वायर किया, और इसका स्क्वायर किया, √2 को कॉमन आउट निकाला, 1/4 बी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नोट। ठीक है, म्यू बी। अब कोई बता रहा है भाई कि एनर्जी डेंसिटी होती है ना, वो सेम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों की हिस्सेदारी है वो सेम होती है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मैंने कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तुमने कैसे ये बात बताई, तुमने कैसे ये बात बताई? हाँ, हाँ सही बात। ठीक है, मतलब मैंने ये फॉर्म में दोनों इक्वेशन सेम लिख दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी हम लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में सही बात 1/4 बी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नोट। अब ये बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी होती है ना, वो इक्वल होती है। अब यहां से डेरिवेशन पूछा जाता है कि क्यों वाई ऐसे कैसे मान ले, ऐसे कैसे मान ले, ऐसे कैसे मान ले कि सेम होती है। तो इसके लिए और एक डेरिवेशन आ रहा है बेटा, एक छोटा सा डेरिवेशन लेकिन प्यारा सा, छोटा सा सिंपल सा ही है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने लिखा था 1/4 बी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई क्या लिखा था अभी, म्यू नोट। क्या एक इक्वेशन पड़ी हुई है
ई नोट डिवाइड बाई बी नोट इज इक्वल टू सी। तो बी नोट इज इक्वल टू ई नोट डिवाइड बाय आ जाएगा सी, ऐसे ही हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, मैं यहां पर प्लेस करता हूं, यहां पर लिखता हूं 1/4 बी नोट यानी आ जाएगा ई नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय, ध्यान से देखते जाना बेटा, ध्यान से देखते जाना, क्या बात है कि म्यू नोट एज इट इज आया और डिवाइड में क्या था सी, तो ये सी का स्क्वायर आया, सी का स्क्वायर आया। बी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। अब सी की वैल्यू याद कर बेटा, हमने लिखवाई थी 1/√, में म्यू नोट स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर। सी इज इक्वल टू ऐसे रूट में लिखा था 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो 1/4 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर, सी का स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, उल्टा होके आएगा ना ये पूरा का पूरा, ध्यान से देख बेटा, सी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा और इसका स्क्वायर है, तो 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, और ये म्यू नोट इंटू करके, ओके सुनते जाना बेटा, ये म्यू नोट कैंसिल आउट, ओके, ये एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर। ये देखो एनर्जी डेंसिटी आ गई कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी थी उतनी एनर्जी डेंसिटी आ गई मैग्नेटिक फील्ड में भी, मतलब वो दोनों फॉर्मूला सेम प्रूव हो गए। देख लो एक बार अच्छे से देख लीजिए, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है बेटा, बैकग्राउंड होता ही है कि आवाज़ करते रहे, एक गाना सुनाते रहे। क्या आया, समझ आया भाई? हवा में नहीं गया ना भाई? ओ भाई कोई बात हवा में नहीं गई ना? ओके ठीक है। देखो, ऑन द फैक्टर डज द स्पीड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन अ मीडियम डिपेंड, क्या ये क्वेश्चन हमने कर लिया है? ऑलरेडी कर लिया है। क्या आ रही थी? v इज इक्वल टू c/√, ऐसे एप्सिलॉन r और म्यू r, ये ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन। फिर है हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड, ऑलरेडी ये चीज़ भी कवर हो गई है, लेकिन इसको कैसे अच्छे से लिखना है, HW काम। फिर बात आ रही है स्केच द, मतलब इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये भी काम कि जो z एक्सिस पे भाग रही है, ये भी काम मैं HW में दे रहा हूँ। तो 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, यू कैन सी दिस क्वेश्चन। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो तीनों पेपर सेट में सेम था, लेकिन 2024 में ऑलमोस्ट सेम, एक आध दो में डिफरेंस भी है, मतलब अलग अलग पेपर सेक्शन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, ओके बढ़िया। अब इसका एक और बड़ा अध्याय, मतलब पहला अध्याय था वो इक्वेशन पर बेस्ड था, अब दूसरा अध्याय आ रहा है, उसमें कोई इक्वेशन नहीं है, देखो इसमें वेव्स की कहानी है। कैसे पानी पीना है, मुझे ले बनना है। थैंक यू यार कुणाल भाई, इतनी सुविधा है। नहीं यार थैंक यू यार, पानी में ही आप तो पिघाल दोगे मुझे। डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है बेटा, डायग्राम ड्रॉ करना है। सुनना एक बात, क्या है यहां पर कि ऐसे रेडियो, यहां से शुरुआत करता हूं, कहां दे रखा है रेडियो वगैरह, दे रखा होगा यहां पे, नहीं दिया, ये नीचे से शुरू हो रहा है रेडियो, फिर यहां पर माइक्रोवेव्स, रेडियो फिर माइक्रोवेव, फिर उसके ऊपर आईआर रे, फिर इसके ऊपर विजिबल, फिर इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट के लिए यूवी, फिर उसके ऊपर एक्सरेज और उसके बाद गामा रेज। तो बेटा ये वेव्स को आपका क्रम याद रखना है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर रेज, विजिबल, यूवी, फिर एक्सरेज और फिर गामा रेज, ये क्रम आपको याद रखना है। इसमें रेडियो वेव से आप गामा रेज की तरफ आगे बढ़ते हो बेटा,
तो एनर्जी बढ़ती है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उन सबको मतलब उसमें कुछ वेवलेंथ का पार्ट होगा वो रेडियो वेव का होगा, कुछ माइक्रो का, कुछ आईआर का, कोई विजिबल का। हमने कैटेगराइज किया है, हमने इसको कैटेगराइज किया है ताकि फायदा भी क्या मिलता है पता है कि हमें पता चल जाए कि रेडियो वेव है, ये रेडियो वेव इस हिसाब से काम में ली जाएगी, ये एक्सरेज है ये इस हिसाब से काम में ली जाएगी। तो हमने क्लासीफाई किया कि किस किस टाइप की वेव है किस किस हिसाब से काम में आ जाएगी। तो रवि सर मेड अ आइसक्रीम, याद रखना बेटा, रवि सर मेड, M फॉर मेड आइसक्रीम, किसके लिए? आइसक्रीम हिज गर्लफ्रेंड, ये कैसे बना है? अरे यार आदित्य शर्मा, वेनिला याद कर लूँ क्या? यार गजब है, मतलब मैं तो इसको है ना ऐसे याद नहीं रखा था। हाँ, यूनिक फॉर एक्स गर्लफ्रेंड, शर्म आ रही है लेकिन ठीक है लिखवा दिया, शर्म आ रही है लेकिन लिखवा दिया। रवि सर मेड आइसक्रीम वेनिला, बीच में याद रहे तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज विजिबल वैसे भी याद रह जाएगा, ठीक है। यू से यूनिक, ए से एक्स से एक्स, और गामा से गर्लफ्रेंड बना दिया है मैंने, गामा से गर्लफ्रेंड बना दिया है। ओल्ड मैन इन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन, अच्छा लग रहा है ये भी, ओल्ड मैन इन यूज, ये भी ओल्ड मैन इन यूज, यूज का वी का कट गया ना बेटा, हाँ यू ठीक है, मतलब वी वाला पार्ट कट गया है इसमें, तो छोड़ो इस पार्ट को, लेकिन सीधा इससे याद रख सकते हो। रवि सर मेड आइसक्रीम वेनिला, वेनिला फ्लेवर बहुत पसंद है मेरी गर्लफ्रेंड को बेटा, मेरी गर्लफ्रेंड को वेनिला फ्लेवर बहुत पसंद है, याद रखना बेटा। रवि सर मेड आइसक्रीम, कैसी वाली आइसक्रीम है? वेनिला आइसक्रीम है। फॉर किसके लिए? यूनिक भाई, यूनिक आइसक्रीम बनाई है मैंने, कैसी, किसके लिए? यूनिक एक्स गर्लफ्रेंड के लिए, बस खत्म बेटा। सिंचन बुला रहा है रात में इंडिया वाले अल्ट्रासोनिक एक्सरेज क्या बात बताइए, रात में इंडिया वाले अल्ट्रासाउंड एक्सरेज कराते घूमते, ऐसा मत बोला यार, तू गजब सा बनाता है। लेकिन मतलब सीधा मैं तो बताता हूँ ना, मैं क्या याद रखता हूँ पता है, मैंने तो सही में ट्रिक भी याद नहीं रखी, ऐसे ही RMI V, ऐसे VUX गामा, मुझे तो सीधा ही याद है RMI VUX गामा। इस डायरेक्शन में बढ़ोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी किस वजह से? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ओके, और वेवलेंथ है वो इस डायरेक्शन में घट रही होगी, खत्म बात, खत्म बात। RMI VUX गेमा, RMI VUX गेमा, RMI VUX गेमा, एनर्जी बढ़ रही होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, वेवलेंथ घट रही होगी, बात खत्म। फॉर्मूला आपको कोई पूछे एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू HF लिख सकते हो, या फिर HC/λ लिख सकते हो, खत्म बात बेटा, खत्म। ये पढ़ी पढ़ाई सी बात है, मतलब बहुत बार बताई गई बात है। रश्मिका मंडला वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्लफ्रेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, हाँ ये भी याद रख सकते हो, जैसे आपको बहुत याद, मतलब जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको याद रहे वैसे याद रखना। सही में बताऊं तो ये मैंने आपके लिए बनाई थी, रवि मेड आइसक्रीम वेनिला फॉर यूनिक एक्स गर्लफ्रेंड, वरना सीधा मुझे तो याद है RMI VUX गेमा, RMI VUX गामा, खत्म बेटा, RMI VUX गामा। चाहोगे तो इसका यूज करेंगे, चाहोगे तो दूसरा कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा क्या मिलता है? हमें पता चलता है कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, गामा की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, रेडियो की एनर्जी सबसे कम, रेडियो की लैम्बडा वेवलेंथ सबसे ज्यादा। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे खतरनाक होगी, ठीक है, याद रखना इस बात को, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा वो ज्यादा खतरनाक होगी। अब बारी बारी से हर एक को पढ़ते हैं, बारी बारी से हर एक को पढ़ते हैं, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि जिसमें हर एक को पार्ट कवर किया गया है। तो सुनते जाना बेटा। देखो वेवलेंथ वाला पार्ट काम का नहीं है, सही बताओ तो वेवलेंथ वाला पार्ट काम का नहीं है, ना ही सोर्स वगैरह जैसी की चीजें कोई काम की है। आपको क्या याद रखना है कि भाई किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और उसका एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन में याद रखना है कि कौन किस तरह से यूज होती है। जैसे कि रेडियो वेव कहाँ पर यूज होती है, तो भाई सीधी बात है, रेडियो है वो टेलीविजन पे यूज होती है, और
मतलब दूरदर्शन जैसे प्रसारण में यूज़ होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होती है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होती है। बस खत्म बेटा, इस चीज़ों पे ध्यान देना है, बाकी कोई बड़ी चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है। याद रखना बेटा किसके लिए यूज़ होता है रेडियो वाला, रेडियो वेव, रेडियो और टेलीविज़न के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ होता है। बहुत सिंपल। दूसरा पार्ट माइक्रोवेव, RMI। तो माइक्रो के लिए भाई किससे ज़्यादा किससे कम वो पता है हमें सीधी बताओ किसकी एप्लीकेशन क्या है। तो माइक्रोवेव रडार के लिए, याद रखना माइक्रोवेव रडार सिस्टम के लिए, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। ये पॉइंट खास करके याद रखना, किसके लिए, रडार सिस्टम में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। माइक्रोवेव खुद तो माइक्रोवेव ओवन्स नाम में यूज हो गई होगा, पता है ना, अंदर जैसे कोई भी चीज़ को गर्म करना है माइक्रोवेव ओवन्स में डाल दो, पराठा गर्म करना है माइक्रोवेव ओवन्स में डाल दो, पिज्जा बनाना माइक्रोवेव ओवन्स में डाल दो। तो ये माइक्रोवेव ओवन्स माइक्रोवेव वाले कंसेप्ट पे काम करते हैं। वो एक हीट जैसे ऐसे गरम हीट वेव्स टाइप होते हैं कि जो एनर्जी जिसके अंदर, मतलब कोई समोसा रखोगे तो समोसा के अंदर क्या होता है, थोड़ा मसाला के अंदर क्या होता है, पानी, तो उस पानी को गर्म कर देते हैं तो समोसा अंदर से गर्म हो जाएगा। बाहर से भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से गर्म हो जाएगा। ये काम किसका है, माइक्रोवेव्स का काम है। ओके बढ़िया अनिला, बहुत बढ़िया। जानी वाली पिनारा, मुझे भी याद है ये चीज़, हम बचपन में ना जानी वाली पिनारा से वो रंग की वेवलेंथ वगैरह सब चीज़ें याद रखते थे। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। ओके अब बात आ रही है इंफ्रारेड की। करेक्ट बताता हूँ बेटा, इंफ्रारेड ज़्यादातर जानी जाती है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये जानी जाती है। इसको हीट रेडिएशन के नाम से, थर्मल रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, थर्मल रेडिएशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वेव की खतरनाक वाली एबिलिटी बढ़ती जाएगी, वेव ज़्यादा खतरनाक बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ रही है। रेडियो से गामा की ओर जाते जाते हमें उसकी एनर्जी बढ़ती हुई प्रतीत होगी, इस वजह से खतरनाक होती जाएगी। ओके, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है? पहली बात तो जो हम रिमोट का यूज़ करते हैं, मैं स्लाइडर का यूज़ करता हूँ बेटा। देख यहाँ पर अभी ग्रीन सिग्नल, ग्रीन लाइन होगी, हो रही कि नहीं हो रही है? यहाँ पर तो यहाँ हो रही थी, देखो। तो ये IR रेज का ही तो कमाल है, ये IR रेज का कमाल है। तो रिमोट कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है। टीवी VCR वगैरह में जो रिमोट यूज़ किया जाता है उसके लिए स्मॉल इंफ्रारेड ट्रांसमीटर का यूज़ भी किया जाता है। और ग्रीन हाउस मतलब अंदर से इसको गर्म रखने के लिए, प्लांट्स को अंदर से गर्म करने के लिए हम ग्रीन हाउस में भी ये अल्ट्रा इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया करते हैं, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। और बताया है कि ये हेज फोटोग्राफी क्या होती है, ऐसी टाइप के, आपने फोटो कहीं डिस्कवरी चैनल पे देखी हो, या पहले वो कैमरा आता था ना कि जो ऐसी टाइप की फ़ोटो भी खींचता था, तो कुछ वैसे टाइप का शेप, ऐसे पता है किसी मोबाइल या कैमरे में ना वैसी एबिलिटी होती है कि आप, हालांकि मोबाइल में नहीं होती, ठीक है, मोबाइल में नहीं होती है, लेकिन ये बहुत खास किस्म का कैमरा या खास किस्म का रिपोर्ट होता है कि जिसमें ये वेव्स, जिसमें ऐसे कि इसकी बॉडी में से कितनी हीट इमिट हो रही है उसका रिप्रेजेंटेशन करती है। तो ये हेज फोटोग्राफी के अंदर आता है, ठीक है। बाकी छोटे मोटे ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ किया जाता है। देखो ये मोहतरमा को साफ सफाई करवा रही है चेहरे की, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। ओके ठीक है। विजिबल लाइट, कुछ ना कहो, क्यों ना कुछ कहो, क्योंकि सब कुछ देख पा रहे हो। विजिबल लाइट ही तो है जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। और इवन विजिबल, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है बेटा। उस स्पेक्ट्रम में से बस हम एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि 4000 एंगस्ट्रोम से 7 या 8000 एंगस्ट्रोम के बीच का वेवलेंथ को ही अच्छे से देख पा रहे हैं। 4000 एंगस्ट्रोम से 8000 एंगस्ट्रोम के बीच की वेवलेंथ को ही अच्छे से देख पा रहे हैं, अदरवाइज हम देख नहीं पा रहे हैं। सोचो बेटा, एक छोटा सा रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, और इसको ही देखने पर हम कितना सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। जैसे कि सांप होता है, वो IR को अच्छे से देखता है ना, IR मतलब वो चूहे को नहीं देख पाता, लेकिन वो चूहे के अंदर से निकलने वाले गर्मी को महसूस कर पाता है, उसको देख पाता है, ठीक है। इसलिए इसको इंफ्रारेड को, मतलब कोई एनिमल्स होंगे वो इंफ्रारेड को देख पा रहे होंगे, हम विजिबल लाइट को देख पा रहे हैं, विजिबल लाइट से देख पा रहे हैं। ओके सर, अब इसका यूज़ तो क्या ही कहना बेटा, हम जो देख पा रहे हैं, हम चीज़ें जो देख रहे हैं, आप जिस मोबाइल से देख रहे हो, अपने आसपास सबको देख रहे हो, वो सब विजिबल लाइट का ही कमाल है। ओके, अब अल्ट्रा वायलेट की बात आती है, तो विजिबल से थोड़ा अब डेंजर की ओर जा रहे हैं, अब थोड़ा डेंजर की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी डिफ़िकल्टी लेवल, डिफ़िकल्टी मतलब कि ये थोड़ा हार्मफुल बनता जाएगा। अब बात आ रही है यूवी रेज, कैसे नहीं बोलते, यूवी रेज अगर डायरेक्ट सन से जो लाइट आती है वो यूवी रेज भी आती है। यूवी रेज ओजोन के अंदर है, वो छेद कर रहा है,
अगर ओजोन के अंदर छेद हो जा रहे हैं, अगर ओजोन का लेयर बना हुआ रहेगा तो यूवी रेज को अंदर नहीं आने देगा। यूवी रेज अगर अंदर आ जाएगी और हमारी स्किन पे गिरेगी तो डिफेक्ट करेगी, ऐसा बोलते हैं ना यूवी रेज के बारे में। तो ये वही यूवी रेज है बेटा। किसके लिए? फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। फिर इनविजिबल राइटिंग्स के लिए, कभी कभी आपने देखा हो तो चोरों वाली राइटिंग यही से तो किया करते थे। आपने वो धुरंधर वाली मूवी देखी हो तो वहां पर भी एक चीज पे यूज किया जाता था। क्या वहां पर भी यही कंसेप्ट है? वो पेन करके टंग करके लाइट करता था तब चीजें दिखाई देती थी। ये मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह में भी इसी का यूज किया जाता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर जानने के लिए भी। मोलिकुलर स्ट्रक्चर तो बहुत में आ रहा है, इसलिए कॉमन हो गया है, इसलिए बेटा ये कॉमन हो गया है। ओके, अर्थ वाली बात मैंने पहले ही बता दी है। अब सुनना, एक्सरेज, ये काम की बात है। एक्सरेज, जैसा नाम वैसा काम। एक्सरे रिपोर्ट किसकी हेल्पफुल से, किसकी हेल्प से हम कर पा रहे हैं? एक्सरेज से। उसमें किया क्या जाता है कि हमारी बॉडी में से एक्सरेज पास करवाए जाते हैं। हमारी बॉडीज में से एक्सरे पास करवाएंगे बेटा तो हड्डी के अलावा सब में से, मतलब ये चमड़ी, ये जो मांस, जो नस, जो हर चीज है बेटा उसमें से पास होके वो निकल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हड्डी जो बोन्स है उसमें से पास नहीं हो सकते, बाकी सबको रिजोल्व करके वो बाहर निकल जाते हैं और हमें एक फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलते हैं जिसी को एक्सरे रिपोर्ट कहा जाता है, जिसी को एक्सरे रिपोर्ट्स कहा जाता है। तो पहले तो ये एक्सरे रिपोर्ट्स के लिए काम का है, सिर्फ और सिर्फ बोन्स में से पास नहीं हो सकते, बाकी सब में से ये पास हो जाएंगे एक फ्लैश लाइट के थ्रू। और जहाँ पर बोन्स से पास नहीं हो सकते तो बोन्स की परछाई वहाँ पर बना देंगे और वहीं उसी का डॉक्टर अच्छे से एनालिसिस कर देंगे। देखो हड्डी कहाँ पर टूटी है वो पता चल जाता है यहाँ से। ओके, स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके सर, जैसे जैसे हम हायर में पढ़ेंगे वो सारे मोलिकुलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने में यूज़ होते जाएंगे। अब बात है यहाँ पर कि इंजीनियर ने आजकल तो बहुत एक्सरेज का यूज़ बहुत बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया है। बोन्स में से पास नहीं हो पाएगी ना, यही तो बोला मैंने, बोन्स में से पास नहीं हो पाएगी एक्सरेज, बोन्स हड्डी में से पास नहीं हो पाएंगी, बाकी सब में से पास हो जाएगी। ठीक है, ओके आदित्य। हाँ, आगे मतलब इंजीनियर, अब तो बेटा टीथ भी एक टाइप का बोन से, बायोलॉजी वाले मैम को पूछो। ठीक है, पता है ये कभी किसी ने करवाया, दादा परदादा ने, पापा ने, मम्मी ने, दादी ने, दादा ने, किसी ने करवाया और आपने कभी देखा वैसी मशीन देखी है कि नहीं देखी है? देखिए, कोई है यहाँ पर ऐसा कोई जिंदा व्यक्ति जिसने एक्सरे रिपोर्ट करवाया हो या एक्सरे रिपोर्ट करवाने के लिए किसी को करवाने के लिए साथ में गए हो तब देखी हो ऐसी मशीनें? ठीक है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, अच्छी बात है। इन क्लास ठीक है। लास्ट यानी गामा रेज, गामा रेज की जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे तगड़ी, जिसकी एनर्जी सबसे तगड़ी, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब पास होने की क्षमता, जैसे एक्सरे थी वो हड्डी के अलावा सबसे पास कर जाती थी। ठीक है, तो इसी को बोलते थे पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर इसकी सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? यूज़, अंडरलाइन वाला पार्ट समझना, यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो ट्रीटमेंट के लिए खास करके यूज़ किया जाता है। देखो ये ब्रेन में कुछ हो गया है तो उसकी जांच पड़ताल के लिए हम गामा रेज की एक रेडियो थेरापी का यूज़ करते हैं कि जिससे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर एमआरआई में, अरे वाह बेटा वाह, वाह दोस्त वाह, लव यू बेटा, वाह 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 वाह। मतलब तुमने ये चीज़ें बहुत अच्छे से कि भाई ये कहाँ पर यूज़ की जाती है, कैंसर वाले पार्ट पे, या फिर देखो ये बोन कैंसर वगैरह वगैरह जैसे पार्ट्स में आप ये समझ पाए हो कि यहाँ पर कुछ दिक्कतें होती है।
बताते हैं ना डॉक्टर की एमआरआईज करवा लीजिए, एमआरआई करवा लीजिए, एमआरआई करवा लीजिए, एमआरआई रिपोर्ट पे क्या ही होता है, यही चीज़ यूज़ किया जाती है। तो रेडियोथेरापी एक तरह से जिसमें हम गामा रेज का यूज़ करते हैं। बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर के लिए, बोन कैंसर के लिए एक्सरे बीम का यूज़ किया गया है, यहाँ पर ब्रेन कैंसर के लिए गामा रेज का यूज़ किया गया है। ठीक है, ओके। और कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, तो इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, फिर लॉन्ग टाइम अगर कोई फूड स्टफ को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना है तब इसका भी यूज़ किया जाता है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ से 9 क्वेश्चन है, कितने हैं, हाँ 7 तक जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क में इसलिए क्योंकि मैंने जितनी भी बातें पढ़ाई है वो इसी के अंदर आई है। आपको स्लाइड से सारी बातें मिल जाएगी, और कुछ ना मिले तो उसको होमवर्क में करना, लेकिन ये चीज़ आपको करनी है। क्यों करनी है पता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन है वो बेटा सीबीएसई ने पूछे गए। तो एक बार खुद से एनालिसिस करना, कुछ रटने वाला पार्ट होगा, समझाने वाली बात इसमें है नहीं ज़्यादा। जैसे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, बता दो बेटा, फटाक से उड़ा दो। जो सबसे लास्ट में पढ़ा वो गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, फिर बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से, मतलब ये चीज़ तो पहले से आ चुकी है, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा देते हैं, ये चीज़ पहले से मैंने करवा भी दी थी। ओके, बाकी एक लास्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए अच्छे से, कि हीट वेव के बारे में हमें बताना है, हीट वेव के बारे में बताना है, बाकी ओजोन लेयर के बारे में हमें समझाना है, एब्जॉर्ब बाय ऑब्जर्व, मतलब वो आइडेंटिफाई करना है यहाँ से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट है कि जो ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मुझे पता चल गया, मतलब आपको पता चल गया होगा कौन सी की बात कर रहे हैं, यूवी की बात कर रहे हैं। हीट वेव्स के लिए आईआर की बात करते हैं, आईआर की बात करते हैं। तो वही पार्ट एक बार अच्छे से लिख लेना, ये सीबीएसई 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ हाँ, क्लास खत्म, चैप्टर भी खत्म। 3 मार्क्स का चैप्टर था, 3 मार्क्स में मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है। एक तो जहां से एमसीक्यू जा सकते हैं, जहां से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। छोटे क्वेश्चन को भी आजकल वो कैसे बनाते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर वेवलेंथ और रेंज, उसकी रेंज बतानी है खास करके, कि जो बोन के फ्रैक्चर जानने में यूज़ किया जाता है, मस्कुलर स्ट्रेन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ध्यान में रखना। और बेटा आज का काम आज ही निपटा लेना, नए साल में हमें नया काम करना है, ये पुराना काम नहीं करना है। ठीक है, तो नए साल में करेंगे नया काम, अभी के लिए कीजिए विराम, लेकिन विराम से पहले कर लेना है ये काम। नया साल नया काम, मिलेंगे अब अगले साल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। देखो सही बताऊं, 2025 जैसे खत्म हो गया वैसे आपके जीवन का 2026 भी खत्म हो जाएगा, 27 भी खत्म हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा जीवन कैसे खत्म हो गया। लेकिन जब एक समय होता है, जब एक मेहनत करने का वक्त होता है, सही में बहुत दिल से बता रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं कि यहाँ से तुम क्लिप निकालोगे, तुम्हें मोटिवेट करना है, ये करना है। मैं तुम्हें बहुत रियलिटी बताता हूँ बेटा, कि लॉजिकल बात भी बताता हूँ कि जीवन कैसे समाप्त हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ना तुम्हें ना मुझे अब तक याद है कि मैं कब क्लास 12th में था, मैं भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने भी कुछ गलत काम किए थे, मैंने भी कुछ सही काम किए थे, मैंने भी मेहनत की थी, लेकिन उतनी नहीं कि जैसे शुरुआत से लोग मेहनत करते हैं ना, उतनी नहीं की थी। मैं उन बच्चों में से था कि जो शुरुआत से अच्छी मेहनत करते हैं लेकिन बीच में आके रोक देते हैं अपने आप को, बीच में आके पता नहीं कौन कौन सी झमेले में घुस जाते हैं। मैं उनमें से था, सही बता रहा हूँ, बहुत बहुत सीधी बात बता रहा हूँ बेटा, कि मैं उन बच्चों में से था कि जो शुरुआत में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत। और वो मेहनत ऐसा नहीं कि शुरुआत में सिर्फ 15 दिन की, 20 दिन की, मैं लगातार 3-4 महीने कंटिन्यूस मेरा फ्लो रहा था। लेकिन वो वक्त था कि जब मुझे अपने आप को बहुत खींचना था, लाइक अ दिसंबर, लाइक अ जनवरी, लाइक अ फरवरी। ये ऐसे मंथ होते हैं कि जिसमें अपने आप को जितना हो सके उतना पुश करना होता है, लेकिन मैंने यहीं आके छोड़ दिया था। सही बताऊं तो जुलाई से कहानी शुरू हुई थी, सितंबर तक मैंने बहुत अच्छा ध्यान दिया था, सितंबर इवन अक्टूबर मिड तक मैंने अच्छा ध्यान दिया था, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये सब आते आते मैं ठुस हो गया था। सही मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करना यार। मतलब जो गलती मुझसे हो चुकी है, तुम वो गलती तो नहीं दोहरा सकते, तुम मेरे स्टूडेंट हो दोस्तों, इससे नई गलती हो तो करो, लेकिन ये गलती मत करना। मतलब अभी वक्त है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो और करोगे भी सही, लेकिन बस रुक मत जाना, इधर उधर भागना मत। तुम्हें पता है तुम्हें किस दिशा में भागना है। किसी ने बोला चल पार्टी करने, तू जा भाई, मुझे नहीं आना, मेरा वक्त नहीं है अभी, वक्त आएगा तब मैं तुझे लेके चलूँगा, और तुझे क्या, तेरे माँ बाप को भी लेके जाऊँगा, तेरे दोस्त को भी लेके जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे पढ़ना है, सही में पढ़ना है, अभी बहुत कुछ करके दिखाना है दोस्त, बहुत कुछ करके दिखाना है। ठीक है, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, और क्या पता
कि जिस देश में तुम रह रहे हो उस देश में भी तुम्हारा नाम एक बार गूंजे। और मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात होगी, मेरे आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए कितने प्राउड की बात होगी कि इतने बड़े देश में एक नाम आपका भी चमकता हुआ दिखेगा। छोटी मोटी बात नहीं होती है बेटा, ये कोई 20 लाख या 2 लाख वाला देश नहीं है कि जिसमें एक आध नाम वैसे ही चमक गया। उस नाम चमकाने के लिए बेटा अपने आप को बहुत घिसना पड़ेगा, और घिसने के लिए ऐसा नहीं कि 4 दिन अच्छे से मेहनत कर ली, लगातार अच्छी मेहनत करने की बात आएगी, तब जाके नाम बना पाओगे। ठीक है, वरना साल तो आएंगे ख़त्म हो जाएंगे, दिन आएंगे ख़त्म हो जाएंगे, हर दिन नया ही होता है। हर दिन जैसे देखो तो हर दिन अपनी कुछ चीज़ लेके चला जाता है हमारे पास से, नया दिन वापस उगता है, नई शुरुआत हम करते हैं। तो अपने आप को ऐसा जियो कि जैसे हर दिन ऐसा है कि बस ख़त्म, मैं और अच्छा करूँगा, मैं कल से और अच्छा करूँगा। मतलब तुम ऐसे ईयर में मत देखो कि 2025 से 2026 में मैं अच्छा करूँगा, नहीं, तुम ऐसे देखो आज मैं जो हूँ कल इससे और बेहतर बनूँगा, कल ऐसा कि आज जैसा हूँ कल इससे भी और अच्छा बनूँगा, इससे भी अच्छी मेहनत करूँगा। तो हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इसको कभी ईयर वाइज बांधा मत करो, हर दिन में बांधा करो। फिर एक बार कलेक्टिव वे में एनालिसिस करना हो तब बैठना कि 2025 में मैंने क्या बड़े काम किए, क्या बड़ी गलतियाँ की, 2026 में ये गलतियाँ मैं नहीं दोहराऊँगा, ऐसे सोचना है। ठीक है, ऐसे सोचना है। ठीक है, बाकी कोई परेशानी कुछ भी चीज़ हो तो मुझे बताओ, कुछ भी चीज़, कुछ भी चीज़। जॉब नहीं करनी लेकिन मम्मी पापा कहते हैं कि जॉब कर लो, लेकिन मुझे कुछ, अभी जॉब की बहुत देर है बेटा, अभी पढ़ लो, अभी सिर्फ पढ़ लो, तुम्हें दुनियादारी का कोई प्रेशर नहीं है, पढ़ लो बेटा, हाँ पढ़ लो, पढ़ लो, सब शांत, पढ़ लो।